आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स के पूर्व अभ्यास परीक्षा 2024 के सेट ए का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से मैं आपको आंसर बताऊंगा, साथ ही उनको सॉल्यूशन को समझाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक एक से लेकर हम क्या है प्रश्न क्रमांक 23 में तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सही विकल्प को आपको चुनकर लिखना है। पहला है वायु का पराविद्युतांक होता है, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ओके, तो किस पर निर्भर करता है? तार का जब क्या है विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो ये करता है आपका पदार्थ पर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा, वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका पहले नंबर का लूप के तल के लंबवत होगी। ओके, लंबवत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंज के नियम आधारित है, तो लेंज का नियम में जो आधारित है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी। ओके, तो z दिशा होगी, मतलब x y z होता है तो x और y क्वेश्चन ही है तो आप z होता है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती? ओके, तो इसमें कौन सी राशि नहीं बदलती? चाल, तरंग दैर्घ्य, आयाम ये सब बदल जाता है, केवल आवृत्ति आपकी नहीं बदलती है। तो आवृत्ति इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के भी यही रहेगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो पहला है दोस्तों हमारा फोटोन का द्रव्यमान होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका रेडवर्ग नियतांक r का मान। ओके, तो मैं आपको क्या लिखित रूप में सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान होता है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा h/2π। ओके, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। दूसरे पूछा जाता है रेड वर्ग नियतांक का मान, तो नियतांक का आपका मान हो जाएगा ओके 1.097 × 10 की पावर आपका 7। ओके, मीटर इनवर्स हो जाए, मीटर इनवर्स आपको लिखना है। और फिर आपको तीसरे का आपका राइट है इलेक्ट्रॉन किस उस संवेग कितना होना चाहिए घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन का, तो h/2π इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कितने? इसका राइट आंसर आपका 4 पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 3UF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजन की तुल्य धारिता होगी, तो इसका हो जाएगा 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आपको किस प्रकार से करना, फॉर्मूला लगेगा 1/C1 C = 1/C1 + C2। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए इसलिए हो जाएगा। जब आप मान रखेंगे तो 3/3 आएगा, काटेंगे तो एक आंसर आपका आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक UF होगा आंसर। नेक्स्ट है दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य आकर्षण प्रकृति का होता है। ओके, जब क्या है एक ही दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो तो आकर्षण हो जाएगा आपका। तो ये आपका इस प्रकार से आपके हो जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। इससे पहले हमारा सत्य है तो इसे देख लेते हैं। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, असत्य है आपका। नेक्स्ट है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, सत्य है आपका। ओके, ये पहला आपका सत्य है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य हो जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे सही जोड़ी बनाना है। पहला है अपना विद्युत धारा। ओके, तो विद्युत धारा का मात्रक है अपना एम्पियर, तो पहला हो जाएगा अपना एम्पियर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चालकता, तो चालकता का हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका हमारा प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता हो जाएगा आपका ओम × मीटर। ओके, नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का यहाँ हमारा हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा। ओके, फिर चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स का होता है आपका वेबर। ओके, तो यहाँ आपका हो जाएगा वेबर। फिर स्वापेरकत्व का मात्रक होता है आपका हेनरी, तो ये हो जाएगा आपका हेनरी। ओके, तो यहाँ आपका हो जाएगा हेनरी छठवां। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाती है। अब देखेंगे दोस्तों हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो 0 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, तो कला संबद्ध स्रोत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? ओके, स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? इसमें आपको लिखना है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन घूमते हुए अपनी क्या है ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। ओके, उसे हम कहते हैं परमाणु की स्थायित्व कक्षा। ओके, नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित क्यों नहीं करता, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या है फोटोन से बना होता है। ओके,
नेक्स्ट नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विक्षेपित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीले रंग का अधिक होगा, ओके, और लाल रंग का न्यूनतम होगा। चलिए मैं आपको क्या लिखित रूप में इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। तो इसमें आपका पहले का राइट आंसर हो जाए आपका शून्य, दूसरे का राइट आंसर आपका कला संबंध शोध, तीसरे का राइट आंसर जिसमें घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, तीसरा है सूर्य का प्रकाश क्या है फोटोन से मिलकर बना होता है और फोटोन में क्या है कोई आवेश नहीं होता, ओके, और पांचवें का राइट आंसर आपका नीला, ओके, नीला हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा क्या है अधिक विचलित करता है, तो नीला हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ओके। तो छठवां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, छठवां हमारा, एक व्यक्ति के सिरों में 9 ओम के प्रतिरोध के जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है, तो व्यक्ति का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। तो इसका दोस्तों आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या है दिया हुआ है 40 वोल्ट दिया हुआ है, ओके, वोल्ट आपको ये दिए, इसमें 30 वोल्ट है, आर बराबर आपका 9 ओम है, ओके, स्मॉल आपको आर निकालना है, फॉर्मूला लगाना है आंतरिक प्रतिरोध का, व्यक्ति का आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाइएगा, मान रखिएगा, डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 3 ओम, ओके। इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अथवा वाला है इसका आप स्वयं करिएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। तो 7वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताना है, ये आपका सॉल्यूशन दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। एम्पियर का परिपथीय नियम दिया है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन द्वारा प्रदत्त इस प्रकार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ली, ये लिखना आपका जरूरी है, ओके, ये समीकरण आपको लिखना जरूरी है, तभी आपका क्या है एम्पियर का नियम का परिपथ पूर्ण होगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, अथवा संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको लिखना है, ओके। संधारित्र का प्रतिघात आपकी ये होता है फॉर्मूला, ओके, जहां ओमेगा क्या है आपका संधारित्र में प्रवाहित धारा की आवृत्ति, ओके, चूंकि दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, इसलिए दिष्ट धारा में संधारित्र का प्रतिरोध इस प्रकार से हो जाएगा, अतः दिष्ट धारा के लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए संधारित्र दिष्ट धारा को क्या है रोकता है, ओके। यदि दिष्ट धारा के स्थान पर अन्य आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा संधारित्र से गुजरती है, तब संधारित्र की प्रतिघात इस प्रकार से हो जाती है, जिस कारण क्या है प्रत्यावर्ती धारा संधारित्र से गुजर जाती है, ओके। इस प्रकार से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां। तो 8वां हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका दोस्तों आपका आंसर ये आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है चुंबकीय फ्लक्स को आपको परिभाषित करना है, एसआई मात्रक बताना है, ओके। इंपॉर्टेंट भी आपका 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ चुका है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र में स्थित किसी तल में लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, एसआई मात्रक वेबर है। जोड़ी में भी दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एसआई मात्रक वालों के, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, लेंज का नियम। इसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है आपका लेंज के नियम। ओके, और यह नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे का जो आपका 9वां का पहला है, इससे आप स्वयं हल कर लीजिएगा। इसका मैं आपको अथवा बता देता हूँ कि वायु के प्रकाश की चाल आपकी दी हुई है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम से प्रकाश की चाल की आपको ज्ञात करनी है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, म्यू बराबर आपके दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाइएगा। ओके, रखिएगा मान, तो आपका आंसर आ जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकत्व में विद्युत विस्थापन क्षेत्र के परिवर्तन की दर को क्या है, विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा मैक्सवेल के समीकरणों पर में आती है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। अथवा देख लेते हैं इसका। तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों है। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एक शब्द में पूछा जाता, तो आपको आंसर लिखना है कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। ओके, और आपको डिटेल से अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपका रहेगा सॉल्यूशन। ये आपका दिया हुआ है, पूरा ही आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस प्रकार से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सॉल्यूशन आपका ये है। डिटेल से आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ओके, और एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाता तो केवल आपको बताना है कि जो रंगीन दिखाई देता है बुलबुला, वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत ही पूछ लीजिएगा। ओके, और सॉल्यूशन में बता रहे हो उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट UnagaStudyClasses.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है 11वां, डी ब्रोगली तरंग क्या है। डी ब्रोगली का तरंग का समीकरण लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, डी ब्रोगली तरंग क्या है, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण लिखिए। ओके, तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को क्या है, डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली का समीकरण ये आपका दिया हुआ है।
तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। अथवा देख लेते हैं, अथवा हमारा नेक्स्ट है बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है, ओके, जिसमें आपसे क्या है बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो ये आप इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, आंसर आपका निकल कर आएगा प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा आपका h/2π, ओके, ये आपसे पूछा भी गया है, ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता था 12वां क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड क्या है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। पीएन संधि डायोड के बारे में बताना, तो ये आपका दिया है पीएन संधि डायोड जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो जाता है, ओके, तो इसे हम कहते हैं पीएन संधि, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अथवा देख लेते हैं, अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 12 में किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए इसमें अलग तरीके से पूछा गया है कि अर्धचालक को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओके, तो चाहे हम उसे गर्म करें, ओके, या ताप बढ़ाएं, वो बात एक ही हो जाएगी। इस प्रकार से दिया हो जब किसी शुद्ध अर्धचालक का गर्म किया जाता है तो कुछ सहसंयोजक बंध क्या टूट जाते हैं, जैसे सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए क्या मुक्त हो जाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है। यहाँ से आपका आंसर हो जाता है स्टार, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, अतः इसकी क्या विद्युत चालकता बढ़ने लगती है, ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों हमारा किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका दोस्तों आपका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आंतरिक प्रतिरोध की पहले आपको बताना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किए गए अवरोध को क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ओके। इसमें आपको यही बताना है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपका दिया हुआ है कारक दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी हुई विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर और अपघट्ट में इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भागों के क्षेत्र पर ताप पर, इस प्रकार से निर्भर करता है, ओके। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे अथवा हमसे पूछा जा रहा है अपवाय वेग या अनुगमन वेग क्या है। अपवाय वेग और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्या है कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से आपका अपवाय वेग और विद्युत धारा में संबंध, ओके। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पहले आपको क्या है अनुगमन वेग बताना है या औसत वेग आपको बताना है, ओके। तो ये आपका दिया परिभाषा किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियमित औसत वेग से क्या है बहता है। इस नियमित औसत वेग को क्या अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। और फिर ये आपका ये दिया हुआ धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ओके। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको तैयार करना है, डायग्राम के साथ आपको समझाना है। तो ये आपका दिया हुआ, ओके, तो स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14वां वायु-शैवर्ट का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए, ओके। तो अब आपको क्या है विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है, मतलब आपको है एम्पियर की आपको परिभाषा देनी है वायु-शैवर्ट के नियम के अनुसार। तो ये आपका दिया हुआ है वायु-शैवर्ट का नियम आपको पहले लिखना है। तो वायु-शैवर्ट का नियम आपको इस प्रकार से लिखना है, ओके। पहले आपको ये लिखना है और इसका केवल आपकी थ्योरी न लिखिए, केवल इनका केवल समीकरण लिखिएगा और आपको डायरेक्ट बता देना, ओके। ये आपका वायु-शैवर्ट का नियम दिया हुआ है, ओके। इनकी जो पॉइंट की थ्योरी है वो आपको लिख के इनके समीकरण लिख के आपको क्या है फाइनल आपको बता देना है ये वायु-शैवर्ट का नियम, ओके। और इसके अनुसार मतलब आपका क्या है वायु-शैवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रा मतलब एम्पियर को परिभाषित करना है। तो ये आपकी परिभाषा दी हुई एम्पियर की परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ इसमें पूछे गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये आपका हो जाता है वायु-शैवर्ट का नियम और क्या है एम्पियर की परिभाषा वायु-शैवर्ट के नियम के अनुसार, ओके। कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है अथवा सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान के 1/√2 गुणा होता है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसे शिखर मान के 1/√2 गुना होता है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ओके। तो ये आपका दिया है किस प्रकार से आपको करना है कंप्लीट इसमें आपको बताया गया, ओके। तो यहाँ से आपको क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न क्रमांक 15 व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है व्यतिकरण और विवर्तन में आपको इसमें अंतर बताना है, ओके। तो ये आपका दिया है व्यतिकरण और विवर्तन, ये आपका दिया हुआ है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, ओके। इस प्रकार से इसमें आपको जितने नंबर का है उतना ही आपको लिखना है। 3 नंबर के हिसाब से आपको इसमें 3 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। कंप्लीट हो जाता। अथवा में हमसे पूछे जा रहा है हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ओके। हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत आपको बताना है। ये आपकी द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिए हैं, 3 पॉइंट में समझाया गया है हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16वां
बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है बोर मॉडल के अनुसार आपको है हाइड्रोजन के परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या नहीं पूछी जा रही, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन का वेग आपसे पूछा जा रहा है। ओके, व्यंजक तो ये आपका दिया है, इस प्रकार से आप करना है। सो आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का आपको क्या है पूरा ही आपको क्या है पेपर का सॉल्यूशन बता है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा अथवा इसी के नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 3 पॉइंट है, तीनों को आपको तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 17वां पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अवनीति और पश्च अवनीति को समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है यहाँ से। ओके, तो देख लीजिए 2019 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि आपको अग्र अवनीति बताना या अग्र अवनीति को क्या है बायस भी कहते हैं। ओके, तो अग्र अवनीति या अग्र बायस कहलाता है। ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम के साथ इसमें समझाएगा, तो डायग्राम के साथ आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपकी क्या है अग्र अवनीति बताई गई। ओके, इसके बाद दोस्तों आपकी पश्च अवनीति ये आपकी दी हुई है, ये आपका पश्च अवनीति बताया गया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये आपका क्या है डायग्राम दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ऑफ इसका फास्ट लीजिए। ये आपकी हो जाती है पश्च अवनीति। ओके, और इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है प्रश्नांक 17 के पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन निम्न शीर्षों के अंत में कीजिए। पहला विद्युत परिपथ कार्य विधि, पहला हमारा विद्युत परिपथ कार्य विधि निवेशी एवं निर्गत विभव चित्र। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका दृष्टिकरण आपको बताया गया है। उसके बाद आपका है पीएन संधि डायोड का अंतर्ग्रहण दृष्टिकारी के रूप में आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। पहले आपका नामांकन चित्र दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है डायग्राम। ओके, इसके आगे इसका पूरी कार्य विधि दी हुई है, तो इसका भी आप तैयार कर लीजिएगा। कार्य विधि पूछी जा रही तो ये आपकी पूरी कंप्लीट कार्य विधि दी हुई है। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन आ जाता है लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। लेंस निर्माता सूत्र क्या है लिखिए। ओके, सिद्ध भी करना है। तो ये आपका दिया हुआ है लेंस निर्माता सूत्र, और उससे पहले आपको लेंस निर्माता सूत्र लिखा गया है, फिर इसे क्या है सिद्ध किया गया है, डायग्राम के साथ बताया गया है। तो ये आपका दिया हुआ। ओके, इसके आगे आपका ये हो जाता है कंप्लीट। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, साथ ही क्या है इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ये आपका हो जाता है लेंस निर्माता सूत्र। ओके, कंप्लीट हुआ था। इसके अथवा में हमसे पूछा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजन ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने अनंत पर बने। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पहले आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, भले देखिए आपसे क्वेश्चन में यहाँ नहीं पूछा गया प्रतिबिंब में बनाइए। ओके, नहीं तो अलग से आपको क्वेश्चन में लिखा भी आता है, लेकिन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको प्रतिबिंब तो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपका प्रतिबिंब इस प्रकार से रहेगा। इसके आगे आपका दिया आवर्धन क्षमता और ये आपका समझाया गया। ओके, तो यहाँ से आप तैयार करते लीजिएगा पूरा, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, और यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है 19वां क्वेश्चन। 19वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए क्या है व्यंजन स्थापित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो पहले आपको क्या है गतिक विद्युत वाहक बल क्या है इसे आपको परिभाषित करना है। तो ये आपके दिए गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा कि चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक क्षण की गति के कारण होता है, इसीलिए इसे क्या है गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको इसे सिद्ध भी करना है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है व्यंजक को सिद्ध करना। तो ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट लीजिए। समीकरण आपको बनाकर इसको समझाना। ओके, फिर डायग्राम आपको इस प्रकार से तैयार करना है। ये आपका दिया हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, एक बार ये क्या है बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा अथवा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए आपको सिद्ध करना है। ये आपको दिया है पूरा। ओके, तो इसको आपको क्या है सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। ओके, तो ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, और यहाँ हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पूरा निकल आता है, और इस प्रकार से आपको डिटेल से आपको इसे समझाना भी है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख ले। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन आ जाता है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता ज्ञात कीजिए।
तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और ओके, पहले आपको क्या है गॉस का नियम बताना पड़ेगा। गॉस का नियम आपको लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या है एक रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर कहे या डायरेक्ट भी कहे तो आपको क्या है किसी बिंदु को लेकर ही आपको क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपका दिया है डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, गॉस का नियम आपको सिद्ध करना सीख लीजिएगा। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर से, तैयार इसे कर लीजिएगा। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ अपना क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, यहाँ आपका आ जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है अथवा किसी समांतर श्रेणी में संधारित्र की धारिता के ज्ञात कीजिए कि जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम स्थित। ओके, तो यहाँ परविद्युत नहीं पराविद्युत माध्यम आपका हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये भी क्या है बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है। ओके, डायग्राम आपका ये रहने वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र आपको पूरा बनाकर दिखाना पड़ेगा। ओके, और इस प्रकार से आपको एक अर्थिंग देनी है। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट ही आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ये आपका लास्ट में यहाँ निकल आ जाता है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 12th का भौतिक शास्त्र का फिजिक्स का सेट ए का फुल सॉल्यूशन आपको बताया। ये आपका सेट ए है। ओके, आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।